चलो चलो सबके लिए अब फटाफट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो नहीं आए हैं उनके लिए रिवीजन करें, ठीक है। इसका मतलब ये है जो आए थे पहले वो सब जवाब देंगे, है ना, ठीक है। तो कैश से यहाँ पे हमारा मतलब क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? जवाब दो। कैश ना जी नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। कैश का मतलब क्या है? कैश, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, ठीक। कैश इक्विवेलेंट से मतलब क्या है? जो कैश के बराबर का हो, ठीक है ना, जो कैश के बराबर का, बराबर से हमारा मतलब क्या होता है? जो रेडिली कन्वर्टेबल है, ठीक है ना, जिसको हम बड़ी सरलता से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश में नहीं है वो, मगर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना, बैंक में आपने अगर एफडी करवा रखी है या आरडी करवा रखी है, आप सवेरे 10:30 बजे बैंक खुलते ही ब्रांच मैनेजर के पास जाएं और कहें कि आप मेरी एफडी को लिक्विडेट कर दीजिए और पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। विद इन हाफ एन आवर, 10, 15, 20 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, करेक्ट। तो ये क्या है? रेडी कैश, ठीक है ना। असेट्स को या इन्वेंटरीज को हम लोग रेडी कैश में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप अगर किसी एसेट को ले, आपके बिजनेस में कार है, ठीक है ना, बिजनेस जो है कार ओन करता है, उसकी एसेट्स में दिख रही है। अब आप बेचने की बात करें तो क्या उसका आपको बायर तुरंत मिल जाएगा? बायर मिल जाएगा तो क्या आपको उसका पूरा पैसा मिल जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। मगर फिक्स डिपॉजिट में श्योरिटी है कि ये एट दी मैक्स 1 आवर और इन 1 वर्किंग डे ये हमारा कैश में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम पकड़ के रखें तो कैश में वो चीजें जो रेडी कैश में है और कैश इक्विवेलेंट में वो चीजें जो कि कैश कन्वर्टेबल है, ठीक है ना, रेडीली, इमीडिएटली, ठीक। ये हो गई पहली। फ्लो की बात करें तो फ्लक्स, ठीक, फ्लक्स मत भाई, फ्लो बोले फ्लक्स बोले एक ही बात है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो इन दोनों की हम बात करते हैं, ठीक है, कि कैश हमारा साल भर में कितना बिजनेस में आया और कितना बिजनेस से गया, ठीक। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे बात उठती है इस चीज की कि हम जब फ्लो की बात कर रहे हैं तो फ्लो कैसा? स्टेटमेंट वर्ड इम्प्लिसिटली, या फिर मैं ऐसा मानूं कि आपको समझ में आता होगा कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। स्टेटमेंट का मतलब है कि एक आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है ना, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक प्रिस्क्राइब्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने बना रखा है जिसमें हम फ्लो ऑफ कैश ऑफ अ बिजनेस प्रिपेयर करते हैं। उल्टा देख लें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? वो एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जिसमें हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। अब इससे आगे बढ़े, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा। एक बांटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हमने अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को 3 हिस्सों में बांट दिया, ऑपरेशनल, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, ठीक है, इन 3 एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो बात ठीक है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के कैश के इनफ्लो आउटफ्लो जो कि इन 3 एक्टिविटीज में बटे हुए हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इन 3 में हम रिकॉर्ड करते हैं। मगर इन तीनों के लिए सबसे जरूरी चीज डेटा, इंफॉर्मेशन, वो कहां जनरेट हो रही है, वो कहां से आएगी? तो अब इसके लिए क्या होगा? तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ठीक है। P&L बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इज पार्ट ऑफ P&L ओनली, क्योंकि बिना ट्रेडिंग के PL नहीं बनेगा, ठीक है। बिना मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेडिंग नहीं बनेगा, बिना ट्रेडिंग के P&L नहीं बनेगा,
ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, तो इम्प्लिसिट हो जाएगा कि उसके पीछे के उसमें जुड़े हुए हैं, ये माना जाएगा कि उससे पीछे, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन बिना पीएल के नहीं बनेगा, पीएल बिना ट्रेडिंग के नहीं बनेगा, ट्रेडिंग बिना मैन्युफैक्चरिंग के नहीं बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग उसी कंसर्न के लिए होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सिर्फ ट्रेड कंसर्न है, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग को हम एलिमिनेट कर देंगे। थ्रू विद दिस, चलिए, तो पहली चीज जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाएंगे वो होगी पी एंड एल, ठीक है ना, हमारा इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 हमारी बैलेंस शीट, ठीक है, नंबर 2 हमारी बैलेंस शीट, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जैसा जिस ऑर्डर में है ये उसी ऑर्डर में डेटा देता है ऊपर से, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनको अगर इलैबोरेट करें तो पहली हमारी बात करते हैं ऑपरेशंस की, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं सरलता, ठीक। ऑपरेशंस क्या होगा किसी भी बिजनेस के? ट्रेडिंग है अगर तो परचेज एंड सेल्स, ठीक है ना। जो किसी भी व्यवसाय के या बिजनेस के कोर एक्सपेंसेस हैं उनको ही जो बिजनेस जब रिकॉर्ड करे उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनसे जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो हमारे ऑपरेटिंग में चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जब आपने पैसा कहीं लगाया, ठीक है। और फाइनेंसिंग क्या है? पैसा कहीं से आया। इसको समझने के लिए हमारा जो बेसिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा मैच्योर लेवल पे स्टडी करें तो ये हो जाता है हमारा सोर्स ऑफ फंड और ये हो जाता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक। कैसे भाई? पैसा कहां आता है? कैपिटल में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, क्या एंट्री बनाते हैं हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इधर लिखते हैं कैश और इधर लिखते हैं कैपिटल। पैसा कहां आया? कैपिटल में आया, ठीक है। और उस कैपिटल को हमने बोला एसेट में कैश, करेक्ट है, ठीक है ना। और फिर उसी कैश को इस्तेमाल करके आप या तो एसेट्स खरीदते हैं या फिर ट्रेडेबल गुड्स खरीदते हैं जिससे आप बिजनेस करते हैं, राइट, है ना। तो एसेट साइड इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड वेयर एज लायबिलिटी साइड इज द सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। इस लॉजिक को दिमाग में रखिए, ठीक। हमारी बैलेंस शीट भी जब बनती है तो बैलेंस शीट हमारी 2 हिस्सों में बनती है ना। 2 हिस्से कौन से होते हैं? वो लायबिलिटी साइड जो हमारी होती है वो होती है कैपिटल, नंबर 1, ठीक है ना। ओनर्स इक्विटी बोलते हैं या कैपिटल बोलते हैं, बात वही रहेगी। नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को हम लोग अल्टरनेटिवली करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। एसेट हमारी कितने हिस्सों में बटी होती है? फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो कैपिटल इज अ नॉन रिफंडेबल सोर्स ऑफ फंड, ये हमें वापस नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें, ठीक है, फॉर सम टाइम अगर हम इसको इग्नोर कर दें अभी समझने के लिए, तो हमारे पास क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। मगर बिना इसके हमारी बैलेंस शीट नहीं चलेगी, ठीक है। इग्नोर करने से ये ना समझे कि हमें ये लेना ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना है, अभी समझने के लिहाज से, ठीक है। अब हम देखें कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब चलता है तो क्या लेगा, तो इससे पहले हमारा P&L आ जाएगा, है ना। अब अगर हम अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, मतलब अब हम स्पेसिफिकली एज पर शेड्यूल 6 अगर बनाने की थोड़ी सी बात करें तो कैपिटल आएगा, ठीक है, रिजर्व्स आएंगे, ठीक, फिर आपकी बोरोइंग लॉन्ग टर्म, और करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऐसे ही क्लासिफाई होता है, ठीक है ना।
एसेट्स में देखिए तो फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट। अब अगर हम P&L में आ जाए, P&L में हमारा नेट प्रॉफिट है, इसके बाद हमारा रिजर्व बनता है, ठीक है। ठीक, अब कौन सी चीज कहां यूज होगी, तो पहला हमारा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशंस कहां हो रहे हैं सारे, P&L में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा डेटा हमें कहां मिलेगा, P&L। इन्वेस्टमेंट मैंने जैसा कि यहां बताया कि एप्लीकेशन है, पैसा लगाया है। इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, पैसा कहीं लगाते हो, अपने आपके पास से जाता है ना, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स वो है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे लॉन्ग टर्म में, करेक्ट। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन कहां पे है, एसेट साइड पे, ठीक है। अब यहां पे सवाल उठता है, सर एसेट में कौन सा वाला लेना है, फिक्स्ड वाला लेना है कि करंट वाला, तो मैं जवाब है उसका कि आपको फिक्स्ड वाला लेना है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में आप क्या लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ठीक है। या ऑल्टरनेटिवली ऑन अ सेफ साइड, इसको कई जगह पे किताबों में लिखा गया नॉन करंट एसेट्स। ऐसी सारी एसेट्स जो नॉन करंट है, मतलब करंट एसेट्स नहीं है, उनको आप इन्वेस्टमेंट्स में डाल दो। सिंपल सा आंसर है कि भी हो सकता है। ऑल नॉन करंट एसेट्स आर कंसिडर्ड इन इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। सिमिलरली फाइनेंसिंग क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ फंड। बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है, इसका भी जवाब हम जैसा हमने एसेट्स में दिया था। तो ऑल नॉन करंट लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड अंडर द हेड फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर, सब साथ है, कोई पीछे छूट तो नहीं गया बिठानी पे, देख लो, चेक कर लो। हाँ, तो यहां पे हमारी क्या आ जाएंगी, कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। ऐसे अगर लाइन खींच दे तो इसके ऊपर का हिस्सा ये कहां चला गया, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये कहां चला गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी ये बचा हुआ है, ये कहां जाएगा, ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आप कहेंगे सर ये क्यों जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो इसलिए क्योंकि बेटा ये तो वो चीजें हैं जो स्टैग्नेंट है, फिक्स हो गई है, मगर इन रूटीन हमारा बिजनेस चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है ना। रनिंग लिक्विडिटी चाहिए होती है डेली, ठीक है। तो हमारी इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये रूटीन में रोटेट होते रहते हैं, बिना इनके बिजनेस चल नहीं सकता, ठीक है। वो कहां है, हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसीलिए इनको भी कहां कंसीडर किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग दो चीज कंसीडर करते हैं, P&L एंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, दो चीजें, ठीक। यहां तक सब साथ है कि कौन कहां पे कैसे आता है। अब इसके बाद हम फॉर्मेट देख लेते हैं बड़ी जल्दी से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनता कैसा है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा हमको सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अभी मैं छोटा वर्जन बता रहा हूं, फिर उसको धीमे एक्सपैंड करेंगे एक एक करके, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो यहां पे हमें फिगर मिलेगा ए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी इनफ्लो आउटफ्लो प्लस माइनस करना है, उसके बाद हमको फिगर मिलेगा ए, ठीक। नंबर 2 पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कोई भी लिख सकते हैं,
ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया बी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया सी। ठीक, अब ये वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उससे हम नहीं देख रहे। ठीक, यहां हो जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो। ठीक है, दिस विल बी सबमिशन ऑफ एबीसीडी अलॉन्ग विद प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे आपकी एक वैल्यू आ गई। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सी एंड सीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी ना कि कैश फ्लो में कैश का मतलब क्या है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब ये क्वेश्चन खुद ही आपको बता देता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिना उसको देखे आप चेंज नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपको पीएल स्टेटमेंट चाहिए होगा। कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें पीएल नहीं दिया होगा या दिया होगा उसके ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी। मगर इन रूटीन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करेंगे तो आपको पीएल मिलेगा। क्वेश्चंस में आपको मिले ना मिले, मगर आप जब प्रैक्टिकलिटी में काम करेंगे तो बिना पीएलए बने आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। तो जब भी आप कैश फ्लो बनाने बैठेंगे, नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नंबर 2 बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, दैट इज द कंक्लूसिव बैलेंस शीट, एंड इन बिटवीन आपका फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीन चीज लेके बैठेंगे अलॉन्ग विद एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। अगर आप स्टेटमेंट अगर आपको पता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी बिजनेस में हुई है या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ है, ठीक है ना, तो उसको आप कंसीडर करेंगे, तब आप कैश फ्लो प्रैक्टिकलिटी में बना सकते हैं। प्रूव विद दिस एवरीवन। अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, कि जब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम इसको देख लें। ठीक, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा तीन हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, इसमें क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको मैंने पहले ऊपर लिख दिया था। ठीक है, वो बेसिकली चाहिए यहीं से। ठीक है ना, अब उसको चाहे इंक्लूड कर ले चाहे अलग कर ले, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक, अब इसमें प्लस या माइनस, ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है ना, क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड एंड फिर लेस, क्या एक्सपेंसेस। अब ऐड करने एक्सपेंसेस विच आर नॉट ऑफ ऑपरेटिंग नेचर। ठीक है, ऑपरेटिंग नेचर के वो एक्सपेंसेस नहीं थे या ऑपरेशंस के एक्सपेंडिचर नहीं थे, मगर उनको हमने माइनस कर रखा है प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। अब ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो गए, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन। ठीक है ना भाई, डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, एसेट पे। कहां जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट कैसा है, क्या ये एक्चुअल कोई आउटफ्लो है, नहीं है। अभी इसको नहीं हम इस पचड़े में नहीं पढ़ रहे कि कैश फ्लो है कि नहीं है, अभी ये हमारा ऑपरेशन का खर्चा नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे।
ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको माइनस कर रखा था अपना पीएल बनाते समय, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय हमने माइनस किया था ना भाई। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट आप पीएल में माइनस करते हो, मगर कैश फ्लो कहता है ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, तो इसको आप इसको यहां से हटाओ, जहां का खर्चा है उस हेड में ले जाना। कहां का खर्चा है, इसका या इसका, भाई तीन ही पार्ट में आपके सारे खर्चे बटेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हटा के उसको यहां या यहां भेजना रहेगा, क्लियर है, ठीक। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेटिंग नेचर के नहीं थे मगर माइनस कर दिए गए, ऐड कर दीजिए, ठीक। ऐसी इनकम्स which are not of operating nature उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐसी इनकम्स जो ऑपरेशनल नहीं थी, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, कमीशन, रॉयल्टी, ठीक है ना। ऐसी इनकम्स जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं जनरेट हुई है, अदर एक्टिविटी से जनरेट हुई है, या इंसिडेंटल टू बिजनेस है, देयर एक्सीडेंटल, वो गई जनरेट। सेल्स ऑफ स्क्रैप की वजह से आपको इनकम हो गई, कबाड़ बेचा था उससे हमको इनकम हो गई, ये हमारी रूटीन इनकम नहीं है, तो क्या करें, हमने पीएल में बढ़ा देते हैं ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग सेल्स ऑफ स्क्रैप, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मगर वो ऑपरेशन की तो इनकम नहीं है, तो क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो जब आप अपने प्रॉफिट में से ये ऐड और लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो चीजों को लेगा, नंबर 1 पीएल से डेटा लेगा और नंबर 2 करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी से लेगा, ठीक है, ठीक है, यही बताया था। तो पहला वाला पार्ट हमने देख लिया, यहां पे पीएल स्टेटमेंट से हमने सारा स्टेटमेंट ले लिया। अब दूसरी बात आती है, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है वो कैपिटल, वो पूंजी, तरल पूंजी जो कि किसी भी व्यवसाय को चलाने में इस्तेमाल होती है। ज्यादा हिंदी हो गई, ज्यादा हिंदी हो गई, ठीक। वो पैसा जो कि आपकी रूटीन एक्टिविटीज को रन करने के लिए चाहिए, ठीक है। गल्ले में जैसे जो पैसा फुटकर पैसा हर दुकान में होता है ना, आपका स्टॉक लगा हुआ है मगर फिर भी 2, 4, 10, 15, 20, 50 हजार रुपए आपके काउंटर में गल्ले में रहते हैं, क्यों, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू आपके पास कोई भी खर्चा आ सकता, ठीक है ना। कहीं आपको डिलीवरी भिजवानी है सामान की तो टेम्पो वाले को भाड़ा देना है, अब आप तब तो बैंक भेजोगे नहीं उसको तुरंत ही कि जाओ 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 जरा एफडी तोड़वा के ले आओ, तो कुछ पैसा आप रखोगे। तो ऐसे रेडी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए, पेटी एक्सपेंडिचर्स के लिए जो कैश चाहिए वो, ठीक है ना। कोई एम्प्लॉय आ गया कि हमको 10,000 रुपए एडवांस दे दीजिए, क्या करोगे, दोगे निकाल के कि एफडी तोड़वाओगे, है ना। या कोई एसेट बेचोगे, रुको भाई एक मिनट अपनी किडनी बेच के आते हैं तब मेरे को 10,000 रुपए देंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो रूटीन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वो वर्किंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अब ये कैसे आता है, डब्ल्यूसी का बेसिक फॉर्मूला है सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपका वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। ये भी अब जब आगे चलेंगे हम लोग फंड फ्लो पढ़ते तो ये जरूर देखते, ठीक। तो वर्किंग कैपिटल आता है इससे, और यही चीज हमने यहाँ लिखी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में चेंज डिटरमाइन करना है, ठीक। तो यहाँ पे भी वही कहानी चलेगी, ऐड एंड लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया था और लेस किया था, यहाँ पे भी होगा। ऐड क्या करेंगे, ये देखने वाली चीज है, सिंपल सा रूल है,